उषा काल की शुभ्र रश्मियां लाई हैं जीवन संदेश। प्रभु के कारण हुए उपस्थित धर कर के मानव का वेश। चिड़ियों का यह मधुर गान मन को करता है आनंदित। सपनों को साकार करने चलें करें हम श्रम असीमित। सूरज की यह सुनहरी किरणें हर मन में उल्लास जगाएं। सुप्रभातम की मधुर वेला जीवन में खुशियाली लाए। स्वागत, अभिनंदन और वंदन है आप सभी का हमारे सुप्रभातम कार्यक्रम के अद्यतन अंक में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब प्रारंभ कर लेते हैं सुप्रभातम की यात्रा एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। प्रातःकालीन अपने सुप्रभातम कार्यक्रम में हम पंचांग प्रभाग के माध्यम से तिथिवार नक्षत्रादि की जानकारी देते हैं, सुनाते हैं एक सुभाषित। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और योग एवं स्वास्थ्य से जुड़े तथ्यों से भी आपको अवगत कराते हैं। विशेष रूप से भाषा अर्थात संस्कृत भाषा से जुड़ा कोई एक अभ्यास कराते हैं। तो कार्यक्रम संरचना के इसी क्रम का संसरण करते हुए सुप्रभातम के संसार की प्रथम सृष्टि में जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चिंतन का जीवन में बहुत महत्व होता है। व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है वैसा ही आचरण और तदनुरूप ही फल की प्राप्ति भी होती है। हमारे भारतीय साहित्य में भी इसी बात को सुभाषितों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आइए इसी क्रम में देखिए यह सुभाषित और समझिए इसे संस्कृत के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी भावानुवाद के माध्यम से। विकल्पमात्रावस्थानि वैरूप्यं मनसो भवेत्। पश्चान्मूलक्रियारम्भ गम्भीरावर्त दुस्तरः। विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों की भंवरें आ जाती हैं और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करें, विकल्पात्मक नहीं। Even slightest of doubt creates distortion in mind, that in turn creates serious hurdles for the task at hand. Therefore, one must free our minds of doubts and stay firm on our resolution. संकल्प से ही सिद्धि होती है, अतः मन को संकल्पात्मक करते हुए हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अस्तु, कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे। नाट्यशास्त्र आदि काव्यशास्त्र परक ऐसे अनेक ग्रंथ हमारी साहित्य परंपरा में लिखे गए हैं जिनमें दृश्य एवं श्रव्य उभयविध काव्य का सर्वांगीण विवेचन किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज का विषय है काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य क्यों किया जाए, उसका क्या प्रयोजन है। जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय काव्य परंपरा एक परिनिष्ठित और अद्वितीय परंपरा है। नाट्यशास्त्र आदि काव्यशास्त्र परक ऐसे अनेक ग्रंथ हमारी साहित्य परंपरा में लिखे गए जिनमें दृश्य एवं श्रव्य उभयविध काव्य का सर्वांगीण विवेचन किया गया। काव्य के रस, अलंकार, गुण, रीति एवं अभिनय आदि तत्वों का निरूपण एवं उनकी व्याख्या अनेकों आचार्यों ने की। बात जब काव्य के प्रयोजन की होती है, अर्थात काव्य क्यों किया जाए, उसका क्या हेतु है, तो ऐसे में विद्वानों ने काव्य के प्रयोजन को सहर्ष स्वीकार कर उसका विचार अपने ग्रंथों में किया। कहा जाता है, प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते,
अर्थात मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। वस्तुतः काव्य लोक मर्यादा और लौकिक ज्ञान के प्रकाश के लिए, जिसके सुनने से मनुष्य सरल सहज भाव से शुभ कार्य में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्त होता है, इसी को हम संक्षेप में काव्य का प्रयोजन कह सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनीषियों ने काव्य या साहित्य के प्रयोजन पर विचार किया है। नाट्य या काव्य के प्रयोजन पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने विचार किया था। उनका कथन है, दुःखार्तानां क्षमार्तानां लोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात नाट्य कला का प्रयोजन है लोक का मनोरंजन एवं शोक पीड़ित तथा परिश्रांत जनों को विश्रांति प्रदान करना। भरत मुनि के पश्चात जैसे जैसे साहित्यिक विवेचना का विकास होने लगा, वैसे वैसे काव्य के प्रयोजन का भी विशद विवेचन किया गया। हमारी संस्कृति में इस बात का विशिष्ट विचार प्राप्त होता है कि मनुष्य का जो स्वाभाविक मनोविज्ञान है वह बिना किसी प्रयोजन विचारणा के किसी भी कर्म में किसी भी वस्तु के प्रति प्रवृत्त नहीं होता। इस कारण से यह मौलिक प्रश्न है कि काव्य क्यों कर उपादेय हो, काव्य के प्रति किसी प्रेक्षावान मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों हो। यह जो काव्य प्रयोजनोपदेश है अपने चूडांत रूप में हमें आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश में भी परिलक्षित करता है कि काव्य यश रूप प्रयोजन को की संपूर्ति करता है, काव्य से धनोपार्जन हो सकता है, काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है, काव्य से अशिव की निवृत्ति होती है, पुनश्च सद्यः पर निवृत्ति। काव्य से काव्य के श्रवण या काव्य के नाट्य रूप काव्य के दृश्य काव्य के दर्शन के अनंतर ही तुरंत लगभग साथ ही साथ जो चरम आनंद की प्राप्ति होती है वह भी काव्य से होती है, उसके लिए भी काव्य होता है। और पुनश्च उससे एक ऐसा उपदेश प्राप्त होता है, कांता संमिततया उपदेश युजे, जो काव्य को विलक्षण बना देता है। यह मम्मट द्वारा प्रोक्त काव्य की षट प्रयोजनी है। इस सभी काव्य प्रयोजनों को दृष्टिगत कर जो काव्य का आस्वादक है वह काव्य के प्रति अपनी प्रवृत्ति को रोक नहीं पाता और अविराम प्रवृत्ति करता है, अभिराम प्रवृत्ति करता है। आलंकारिक आचार्य भामह ने काव्य के प्रयोजन का वर्णन करते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। उत्तम काव्य की रचना धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों तथा समस्त कलाओं में निपुणता और कीर्ति एवं प्रीति अर्थात आनंद को उत्पन्न करने वाली होती है। आचार्य कुंतक धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ साथ हृदय में आह्लादकारकता को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उनके अनुसार काव्य से अभिजात कुल में उत्पन्न राजकुमार इत्यादि को सरलता से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त काव्य से व्यवहार ज्ञान एवं आनंद अनुभूति की प्राप्ति होती है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। अग्नि पुराणकार नाट्य अथवा काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय न मानकर पुरुषार्थ त्रय अर्थात धर्म अर्थ और काम को ही मानते हैं। काव्य प्रयोजन परंपरा को हम यदि देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कुछ आचार्य प्राचीन अलंकारिकों की तरह काव्य को कवि एवं सहृदय दोनों की दृष्टियों से प्रयोजन मानते हैं और कुछ आचार्यों का विचार पुरुषार्थ चतुष्टय की ओर होता है। वस्तुतः शोक संतप्त के लिए धैर्य, रोग पीड़ितों के लिए मनोविनोद, श्रम से थके हुए के लिए सुख प्रदान करने वाला यह काव्य वर्तमान काल में भी दुखार्तादि के लिए विश्रांतिजनक है। काव्य से मनोरंजन, शिक्षण तथा आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार लोक शिक्षण, लोक रंजन तथा लोकानंद आदि को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में काव्य प्रयोजन को विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। कहते हैं 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे में यदि बुखार और गले में संक्रमण होने पर स्वयं ही दवाई देकर स्थिति सामान्य मान लेना उचित नहीं है। ऐसा करना खतरा बन सकता है यदि बच्चे को हुआ बुखार रूमेटिक बुखार हो।
क्या है यह रोमेटिक बुखार और इसके क्या होते हैं लक्षण, आइए जान लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। र्यूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। र्यूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। आमवाती बुखार अक्सर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और वयस्कों में भी हो सकता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक कीटाणु है ए, उसकी वजह से जो होंगे इन्फेक्शन गले के, उनमें ये दिक्कत पैदा होती है। ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा, ऐसे में बच्चे को गले में दर्द होगा, खाना निगलने या पानी निगलने में दिक्कत होगी। ये जो गले के इन्फेक्शन हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो ये बैक्टीरियल होंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस गले के इन्फेक्शन का उपचार नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस थ्रोट इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परमानेंट यानी कि जो आगे जीवन को लिमिट करता है, जीवन की क्वालिटी को ख़राब करता है, वो दिल का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अलावा दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसके अलावा चमड़ी या कनेक्टिव टिश्यूज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई कारक हैं जो आमवाती बुखार की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहना, कुपोषण और साफ सफाई का ध्यान न रखना, इन सभी कारकों से ये संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद र्यूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। र्यूमेटिक फीवर हृदय, जोड़ों, त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हर स्तर पे रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का बचाव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि गले में दर्द है, बुखार है, ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का ज़रूर करना है। उससे काफ़ी हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि वॉल्व का परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस बन गई है, आपके वॉल्व इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे में आपको हर 3 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते पे आपका डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शंस के बारे में बताएगा और वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाने हैं। और इसका इंजेक्शन लगवाने से कई हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी को और प्रोग्रेशन को यानी कि आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। र्यूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार के लक्षण आ जा सकते हैं और उनमें बदलाव हो सकता है। इसके कारण जोड़ों में होने वाली समस्याएं जैसे दर्द और सूजन स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हृदय में सूजन हो तो वो स्थायी हो सकती है और गंभीर रूप भी ले सकती है। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या ये संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवाती बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। जिन परिवारों में एक ही कमरे में काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। जहां ओवर क्राउडिंग होती है वहां बहुत ज़्यादा होता है, जहां पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहां बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में बच्चे जब भी खाते हैं उन्हें आदत डालनी है कुल्ला करने की, ब्रश करने की, तो गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बच सकेंगे, आप रूमेटिक हार्ट फीवर का प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकेंगे। सही उपचार से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। दर्द का उपचार करने में दवाएं उपयोगी हैं, साथ ही सही दवाओं और उपचार द्वारा इससे होने वाली जटिलताओं को भी कम किया जा सकता है।
सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवादी बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग में र्यूमेटिक बुखार के बारे में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। किसी भी क्रिया को गलत तरीके से करना समस्या का कारण बन सकता है। अतः हमेशा कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास का हमें आरंभ करना चाहिए। अपने इस योग प्रभाग में आइए आज हम जान लेते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं को जो कंधों के संतुलन को सुधारने में उपयोगी होती हैं। आइए आज हम सीखेंगे कंधों के जो अकड़न है या कंधों का जो हंच होता है उसको कैसे ठीक करें योग के द्वारा। तो आइए हम सीखेंगे कैसे। हाथों को सीधा करेंगे, पीछे से पकड़कर पीछे लेके जाएंगे, पीछे खींचिए, फिर धीरे से वापस लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को नीचे से धक्का देते हुए पीछे लेके जाएंगे, फिर धीरे से वापस लेके आएंगे। पीछे बैक में नमस्ते, इस तरह से ऐसे नमस्ते करेंगे। यहाँ से एक हाथ उठाकर इस तरह से पीछे पकड़ेंगे, फिर से नमस्ते, इस तरह से। एंड उसके बाद दूसरा आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पैरों को इस तरह से, पहले पैर नीचे, दूसरा पैर उसके ऊपर। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से, पीछे दोनों हाथों को आपस में मिला देंगे और इस तरह से कुछ क्षण प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। पहला पैर नीचे, दूसरा पैर उसके ऊपर और पीछे से पकड़ लेंगे दोनों हाथों को। बार बार इसका अभ्यास करने से कंधों की अकड़न खुल जाती है। अब इसके बाद दूसरा आसन करेंगे, पेट के बल लेटकर भुजंगासन। इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, माथा जमीन पर, दोनों हथेलियां आपकी कंधों के लेवल पर हो, पीछे पैर दोनों ज्वाइंट हो। सांस भरते हुए
धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। भुजंगासन, और फिर धीरे से आराम की स्थिति में आ जाएंगे। कंधों के इस अकड़न को ठीक करने के लिए आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी रीढ़ की हड्डी पे आगे की ऊपर की रीढ़ की हड्डी आगे झुक गई हो, जिसे काइफोसिस कहते हैं, उसे सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे मगर उसको बढ़ाना नहीं, इसलिए आगे ज़्यादा झुक जाना जिससे आप गिर जाओ, उसकी जगह आप सपोर्ट लो और आप पीछे की तरफ रहो। ध्यान दो, जब आप काम करते हो तो आँख के लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए, नीचे झुकना मना है, नहीं करना है ये। तो कोई भी चीज़ को टेबल के ऊपर रखो, जैसे टेलीफोन है उसको टेबल के ऊपर रखो और इस तरह करो तो आई लेवल पर काम होता रहेगा। ज़रूरी है कि हम थोड़ा चले फिरें, बीच में ट्विस्ट थोड़ा सा कर लें, शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लें, जैसे दीवार के सहारे चले जाएं और दीवार के सहारे एड़ी को टिकाएं, शोल्डर को टिकाएं, सिर को टिकाने का प्रयत्न करें, जितना भी टिक जाता हो, और ऊपर की तरफ हाथ को ले जाएं। ये आपको दिन में 2-2 मिनट के लिए 10 से 12 बार करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो छोटी छोटी एफर्ट आपको सही स्थिति पे रखेगा, नहीं तो लाइफ काफ़ी पेनफुल हो जाती है और इंजरीज फिर बढ़ जाती है, तो ये नहीं करता है। नमस्कार। योग प्रभाग के बाद अब क्रम संस्कृत कक्षा का। संस्कृत की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे संस्कृत में अन्य भाषाओं से प्रभावित स्वरूप में लिख और बोल जाना अशुद्ध प्रयोग का कारण बन जाता है। तो क्या है वह शब्द और क्या है उस शब्द के स्थान पर संशुद्ध संस्कृत शब्द, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है। जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है,
तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपरयुक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनम शब्द विशेषम स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीह च सवाक्य प्रयोगम प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। तो सुप्रभातम के संसार में प्रभागीय संस्मृतियों व प्रस्तुतियों के बाद अब पुनः कहते हैं आप सहृदयों को प्रणाम और सुप्रभातम की प्रस्तुति क्रम में अभी के लिए ले लेते हैं विश्राम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।